नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद के मानसून सत्र में इस बार सरकार और विपक्ष के बीच में तीखी जंग है। सत्र की शुरुआत से पहले एक ऐसा मुद्दा सामने आया जिसने हर किसी को हिला दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा दावा किया गया कि पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से भारत में कई पत्रकारों, नेताओं और अन्य लोगों के फोन हैक किए गए। विपक्षी पार्टियों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में इस विषय पर चर्चा की मांग की गई और स्थगन प्रस्ताव दिया गया। राज्यसभा में सीपीआई नेता बिनॉय विश्वम, राजद सांसद मनोज झा, आप सांसद संजय सिंह समेत अन्य कई सांसदों द्वारा इस विषय पर चर्चा की मांग की गई। दुनिया भर की सरकारों ने 50,000 से ज्यादा नेता, पत्रकार, एक्टिविस्ट, जज के फोन टैप किए हैं। इस लिस्ट में भारत भी है, जहां पर तकरीबन 300 लोगों के फोन टैप किए गए और इसको लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। ये देश की सुरक्षा के बारे में सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सालों से, लगभग 10-12 सालों से इस प्रकार की वारदातें इस देश में होती रही है। कभी यहाँ से फ़ोन टैप होता है, कोई फ़ोन टैप करता है। महाराष्ट्र में भी जब हमारी सरकार बन रही थी या बनने जा रही थी तो ये फ़ोन टैपिंग का मामला सामने आया, लेकिन वो फ़ोन टैप करने वाले हमारे लोग थे, स्टेट के और देश के। लेकिन इस बार ये एक विदेशी ऐप है, विदेशी कंपनी है और हमारे लोगों के फ़ोन सुने गए हैं। फोन हैकिंग के मामले पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा ना हुआ हो तो किसी की जासूसी करना उसके निजता के अधिकार का हनन करना है। सरकार को इस मामले की जांच करते हुए सच जनता के सामने लाना चाहिए। अगर मामला कोई राष्ट्र की सुरक्षा से न जुड़ा हो तब समाज के अंदर में सम्मानित बुद्धिजीवी वर्ग का, सम्मानित नेताओं का, सम्मानित पत्रकारों का, सम्मानित आम जनता की निजता की जासूसी करना यह अपराध है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है। वहीं पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को पार्टी हाईकमान का धन्यवाद किया और कहा कि मैं जीतेगा पंजाब मिशन को पूरा करने का काम करूंगा। सिद्धू ने कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। सिद्धू ने कहा कि मैं पंजाब मॉडल और हाईकमान के 18 सूत्रीय एजेंडे के माध्यम से लोगों को सत्ता वापस देने के लिए एक विनम्र पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा और जीतेगा पंजाब के मिशन को पूरा करने के लिए पंजाब में कांग्रेस परिवार के हर सदस्य के साथ काम करूंगा। मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। इस दौरान उन्होंने अपने पिता को भी याद किया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने समृद्धि, विशेष अधिकार और स्वतंत्रता को सभी के साथ साझा करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी हलचल को थामने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्धू के हाथों में सौंप दी, जिसके बाद से सिद्धू के समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिला। तो वहीं कांग्रेस विधायकों और सांसदों ने सिद्धू को शुभकामनाएं दी और इसी कड़ी में विधायक चरणजीत सिंह चन्नी और गुरकिरत कोटली ने सिद्धू को शुभकामनाएं दी। देखो, हर मसले का हल सियासी होता है, तो कांग्रेस पार्टी क्योंकि सत्ता 'च है और साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ हल करिए और साड़ी भी कोशिश होगी। नवजोत सिंह सिद्धू होरां दे वड्डी जिम्मेवारी है, वो सरकार तो हल कराउणगे ते पंजाब जिहड़ा वा वो अगे वधेगा, खुशहाली वाल, तरक्की वाल। कोटली साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਾਨਾ जंगी खत्म होगी? माफी मंगी जाऊगी, तुसी ਉਹਦੇ सहमत होगे? बिल्कुल होणगी जी, क्यों नहीं होणगी। बहुत सारे ਅਸੀਂ मसले हल कीते ने। 4.5 साਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ पंजाब ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ और ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਫੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਕੌਣ ਦਬਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਸਲੇ ਉਹ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਸਲੇ ਜੀ ਇਹ? ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਦਬਾਅ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार के तहत 534 अभ्यर्थियों को शाम के 4 बजे नियुक्ति पत्र बांटेंगे। मुख्यमंत्री योगी 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों और 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इनका चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतीक स्वरूप कुछ नव चयनित क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों और व्यायाम प्रशिक्षकों को अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस अवसर पर वे नव चयनित अधिकारियों और प्रशिक्षकों को संबोधित भी करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 साल के बाद एक बार फिर से जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतों को सुनकर उनका समाधान करने में जुटे हुए हैं। बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद आज दूसरी बार लगे जनता दरबार में लोगों ने अपनी समस्याएं सुनाई, जिसका नीतीश कुमार ने संबंधित विभाग को फोन लगाकर तुरंत समाधान करने को कहा। रोहतास में पहुंचे के युवक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि जिले के दिनारा प्रखंड के पंजरी गांव में आजादी के बाद से सड़क नहीं बनी है। ये सुनकर नीतीश कुमार चौंक गए। गांव में आज भी कच्ची सड़क है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। गांव में अगर कोई बीमार भी होता है तो उसे खाट पर लेकर जाना पड़ता है। ये सुनकर तुरंत ही नीतीश कुमार ने विभाग को फोन लगाया और इस समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को शुभकामनाएं दी, जो कि आज से शुरू हो चुकी है। सीएम येदियुरप्पा ने छात्रों को ट्विटर के माध्यम से बधाई दी। सबसे पहले आपको बता दें, एसएसएलसी परीक्षा 19 और 22 जुलाई को आयोजित की जाएगी। कर्नाटक सरकार ने उत्तर पुस्तिकाओं के बजाय ओएमआर शीट का उपयोग करके परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। सोमवार को 3 घंटे की परीक्षा में मुख्य विषय गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान शामिल है, जबकि 22 जुलाई को कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और अन्य विषयों जैसी भाषाओं की परीक्षा होगी। एसएसएलसी एग्जामिनेशन 19 और 22 2 दिन एग्जामिनेशन चल रहे हैं गुलबर्गा और ऑल ओवर कर्नाटक में। एनवी कन्या स्कूल की भी टोटली 221 स्टूडेंट रजिस्टर हो चुके हैं और रूम नंबर टोटली 20 रूम्स अलॉट करे हैं इधर। और आज कन्नड़ा मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम चारों मीडियम्स के मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल इन 3 सब्जेक्ट के एग्जाम्स आज चल रहे हैं। एग्जाम टाइमिंग 10:30 to 1:30 है और ऑल एग्जाम्स को ऑल सब्जेक्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन के लिए 4 आंसर्स दिया गया है और पिंक, ऑरेंज और ग्रीन कलर, पिंक, ऑरेंज और ग्रीन कलर में तीनों अलग अलग कलर में ओएमआर शीट्स हैं और क्वेश्चन पेपर है बच्चों के लिए। और 1 घंटा समय दिया गया है एक पेपर लिखने के लिए। टोटली 3 आवर्स 3 घंटे का टाइम दिया है 3 पेपर लिखने के लिए। 6 फीट डिस्टेंस में अंदर बेंच अरेंजमेंट किया है, डेस्क अरेंजमेंट किया है। सभी बच्चों को N95 मास्क कंपलसरी है और 6 फीट डिस्टेंस में एंट्रेंस और सिटिंग अरेंजमेंट हो गया है। सभी बच्चे एग्जामिनेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है और इस बार एग्जामिनेशन में हर बच्चा जो एग्जाम का अटेंड करता है, हर बच्चा इस बार एसएसएलसी एग्जामिनेशन पास कर। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें लश्कर ए तैयबा का एक टॉप कमांडर मारा गया। सुरक्षा कर्मियों ने लश्कर के टॉप कमांडर के अलावा एक और आतंकी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि लश्कर के आतंकी जिसे एनकाउंटर में ढेर किया गया, उसकी पहचान इशफाक डार उर्फ अबू अकरम के तौर पर हुई। वह घाटी में 2017 से एक्टिव था। विजय कुमार ने बताया कि इन लोगों के पास से कई हथियार, बारूद बरामद किए गए।
एनकाउंटर के बाद इलाके में सुरक्षाकर्मी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आपको बता दें, सुरक्षाकर्मियों की आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ रविवार को शोपियां में शुरू हुई थी। इसके पहले शुक्रवार को भी सुरक्षाकर्मियों ने श्रीनगर में लश्कर के 2 आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर किया था। ये लोग जून माह में इस साल श्रीनगर में हुई घटना में शामिल थे। कल दोपहर में एसएसबी शोपियान को इन्फॉर्मेशन मिला था कि लश्कर तैयबा का 2-3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। तो उसके बाद पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ ने कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया मिलिटेंट ने, जिसमें आर्मी के एक जवान माइनर इंजरी हुए। उसके बाद इनकाउंटर चलता रहा। बीच में हम लोग इनकाउंटर को रोक दिए क्योंकि सिविलियन फंसा हुआ था, उसको इवैक्यूएट किए। उसके बाद फिर से इनकाउंटर रिज्यूम हुआ, जिसमें देर रात में 2 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें इस वाक़ का हमारा डार है, जो लश्कर तैयबा का पुराना कमांडर है और ये 2017 से मिलिटेंसी में है। ये पहले पुलिस में कांस्टेबल था और बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व है। जैसा हम सब जानते हैं कि दिसंबर 2018 में जैनपुरा इलाका में पुलिस पिकेट पर अटैक किया था, जिसमें 4 हमारे पुलिस वाले शहीद हो गए थे। उनके 4 का राइफल भी लेके चला गया था लोग। इसके साथ बहुत सारे ट्रक ड्राइवर को मारा, एसपीओ को, सिविलियन के लिए इन्वॉल्व था। तो इसमें जो दोनों की रेजिडेंस कहाँ से है, मकामी है? दोनों शोपियान डिस्ट्रिक्ट ही हैं। एक तो इस्पाक डार है, एक मजीद भट्ट है। तो अभी एरिया कॉर्डन है या ऑपरेशन? नहीं, रात में अर्ली 3 बजे खत्म हो गया ऑपरेशन। तो शोपियान वैसे भी हॉट है, तो इसमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। हाँ, वहाँ टेररिस्ट का नंबर ज़्यादा है तो ऑपरेशन भी वहाँ ज़्यादा होती है। हम लोग का इन्फॉर्मेशन नेटवर्क वहाँ स्ट्रॉन्ग है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए तृणमूल कांग्रेस के सांसद साइकिल से संसद पहुंचे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि के खिलाफ बाहर और अंदर सब जगह प्रदर्शन होगा। किसान और मजदूर सभी विरोध करेंगे। उन्होंने कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे लोगों का जो जीना है वो मुहाल हो रहा है। किसान परेशान है, आम लोग परेशान हैं और मोदी सरकार के मंत्री तेल कंपनियों पर सारा दोष लाद रहे हैं। हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट नरेंद्र मोदी को जो डिसीजन है, पेट्रोल डीजल का भाव जितना बढ़ा दिया। 130 करोड़ आदमी आज देश का अंदर सब लोग बहुत तकलीफ में है। इस तकलीफ के लिए हम लोग तृणमूल कांग्रेस ममता जी को डायरेक्शन में हम लोग ये पीसफुल प्रोटेस्ट किया। हम लोग पार्लियामेंट का बाहर में भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग पार्लियामेंट का अंदर भी प्रोटेस्ट करेंगे। मोदी जी कितना डिक्टेटर है, मोदी जी के लिए कितना बड़ा तकलीफ हो रहा है, ये बोलने के लिए। आप लोग देखिए ना, हम लोग जब अपनी साइकिल से आ रहे थे, सब गाड़ी को अलाउ कर दिया उधर। इतना बारिश में हम लोग आ रहे थे। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज से शुरू हुए मानसून सत्र को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रतिक्रिया दी है, तो साथ ही विपक्ष से सत्र की कार्रवाई चलने देने की अपील की। पूरे देश की जनता को एक उम्मीद बने रहती है कि संसद में देश के जनता के लिए ऐसा बिजनेस हो जिससे पूरे देश को लाभ हो। ये लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मंदिर में हम सब एकत्र होकर देश के जनता के हित में फैसला कर सके, यह माहौल होना जरूरी है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश चल रहा है। देश लगातार आगे बढ़ रहा है और लगातार ऐसे चुनौतियों के दौर में भी भारत बहुत अधिक
उन संभावनाओं को तलाशते हुए आगे बढ़ रहा है जिससे भारत के प्रत्येक नागरिक को हम एक नया अवसर देने में सफल हों। तो ये बहुत अच्छी उम्मीदों के साथ में आज प्रारंभ हो रहा है। इसे सदन के अंदर सिर्फ हंगामा करने के लिए नहीं बल्कि हम सबको मिलकर के काम करने के लिए। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को लोकसभा में व्हिप बनाया गया है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बार फिर से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग दोहराई। पंजाब के कांग्रेस पार्टी के 8 के 8 जो लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट हैं, आज क्योंकि जंतर मंतर हमारे तकरीबन 250 दिन तकरीबन होने वाले हैं, लगातार हम जिस दिन का किसान धरना लगा हुआ उस दिन के हम मेंबर पार्लियामेंट यहां बैठे हैं 8। बात अब खास ये है भाई, अब हमारा सिर के ऊपर जितनी भी किसान जथेबंदियां हैं, जितनी भी किसान यूनियन हैं, जितने भी संगठन हैं, उनका आशीर्वाद अब हमारे सिर पे है। जो हम लगातार कह रहे थे भी पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई हमने लड़नी है, तो इस हफ्ते पहले सारी जो 32 किसान यूनियन है उन्होंने अनाउंसमेंट की और तकरीबन एमपीज को मेमोरेंडम खुद दिए भाई आपने कैसे किस तरीके से पार्लियामेंट में ये लड़ाई लड़नी है। तो इसलिए आप अंदाजा लगाओ, अब पहले भी हम किसान थे, पहले भी हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज हमारा हौसला आसमान तक है, क्योंकि हमारे पीछे जो पंजाबी में कहते हैं थापी, आशीर्वाद, थापड़ा जो है वो सारे किसानों, देश के किसान। इसलिए आप देखेंगे एक नई क्रांति लोकसभा के अंदर। हम सब बाकी पार्टियों के साथ कल लंबी मीटिंग 1.5 घंटे की श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जो हमारे प्रधान है, एक्स प्रधान हैं, सब को उन्होंने आदेश दिया है भाई किसानों का मुद्दा सबसे पहले आपने उठाना है और बाकी सारी जो ऑपोजिशन पार्टी हैं उनको साथ लेके आपने कोई भी कमी नहीं छोड़नी, किसी हद तक जाना पड़े। और किसान जथेबंदियों ने भी यही बोला है भी आपको किसी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। ये विश्वास किसानों को और किसान जथेबंदियों को कब कहा उन्होंने, किस पे? वो बातचीत तो करने, अरे भाई किसान क्या कह रहा है वो समझ ही नहीं आई अभी। 7-8 महीने से किसान कह रहा है बातचीत नहीं, बिल वापस करो। किस चीज की बातचीत करनी है, मुझे समझ नहीं आ रही ये बातचीत किस चीज की। ये कोई यहाँ कोई दलाल है, कोई बातचीत करके कोई बात खत्म करनी है या दलाली करनी है यहाँ पे कोई? ये किसान का मामला है, बातचीत कौन सी यहाँ पे होनी है? सीधे बिल वापस लो। कोई बचोलिया, कोई दलालगिरी, ये जो आदत पड़ी है सरकार को वो किसानों के साथ मत करें आप। बस हमारा ही तो अब आज किसानों के ऊपर मुद्दे पे बात। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में जोरदार तरीके से किया जाएगा। सभी कांग्रेस सांसद अन्य विरोधी दलों को साथ लेकर इन कानूनों को रद्द करने की मांग करेंगे, यह कहना है कांग्रेस सांसद अमर सिंह का। आज पहला दिन है, पहला दिन हम लोग पंजाब से हैं, हम किसानों के मुद्दे पे आज पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, बिल्कुल किसी हालत में नहीं। ये निर्दयी सरकार को हम आज पार्लियामेंट में घेरेंगे, हर तरह घेरेंगे, क्योंकि ये किसानों को कह रहे हैं कानून वापस नहीं लेंगे, बात कर लो। बात काहे की रह गई? तो इसका मतलब आपको कुछ करना तो है नहीं, आजो 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 आजो। तो इस सरकार को घेरेंगे। महंगाई की हालत देखो, हम कह रहे थे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म मत करो, और आज प्राइसेस देख लो क्या हालत हुई है। फिर दोबारा लेके आए, उसमें लिमिट लगाई कि नहीं लगाई? हम लोग पिछले साल कह रहे थे ये एक ऐसी सरकार है जो व्यापारियों और कारपोरेट की गवर्नमेंट है, दे हैव मिसयूज द पब्लिक सपोर्ट। और हम इनका इस सत्र में, ये पहला सत्र है कि जहां ऐसा होगा हम इनका हर कदम पे विरोध करेंगे अंदर। अरे कह रहे हैं, पर कह रहे हैं कोविड की डिस्कशन कर रहे पार्लियामेंट के बाहर करेंगे। क्यों जी? पार्लियामेंट सेशन चल रहा, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं करते हो? बताइए ना। पार्लियामेंट की सैंक्टिटी को मानते ही नहीं है। ये सरकार
किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को, सैंक्टिटी को नहीं मानती है, हर चीज़ तोड़ने में लगी हुई है। और हम विरोध अंदर करेंगे, बाहर का क्या होता है, बिल्कुल अंदर करेंगे। ये संविधान को मानते नहीं है, हर चीज़ कोविड का कह रहे हैं कि हम प्रोग्रेस बता देंगे। अरे आप डिस्कशन रखो ना फुल 1 डे की, क्या इशू हो गया, और फिर देख लेंगे जो भी होना होगा अंदर। आप जवाब दीजिए, पार्लियामेंट के फ्लोर पे जवाब दे दीजिए, क्या इशू है। सरकार जवाब दे सकती है, हम अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात कह देना, इतनी सी बात है। नहीं, हम देखो, कांग्रेस प्रेसिडेंट हमारे ने, प्रधान जी ने, सोनिया जी ने फैसला लिया, हम फैसले का स्वागत करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और जितने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए सारे मिलके पंजाब में 22 में फिर हमारी सरकार बने। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। लोकसभा में कांग्रेस, टीएमसी, बसपा और अकाली दल के सांसदों ने महंगाई, किसान आंदोलन और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी की और सदन के वेल में पहुंच गए। और इस पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, पार्लियामेंट बनी इसीलिए है कि पक्ष विपक्ष अपनी बातों को रखें, और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आपने बताया वो मुद्दे उठाएंगे। लेकिन मेरा उनसे मानना यह है कि मुद्दों पे चर्चा करें, जनता को मालूम होनी चाहिए असलियत क्या है। हमें भी ज्ञानवर्धन होगा जब वो उठाएंगे। लेकिन वो वहाँ से भाग जाएं, गैलरी में आकर घुस जाएं, पर्चे फाड़ने का काम करें, वो असंवैधानिक है। और बहुत खुशी होती है जब पार्लियामेंट में कोई बहस करता है, जिरह करता है। बानी इसलिए है कि हर आदमी अपने अपने पक्ष रखे। अगर वो ऐसा करते हैं और वहाँ से भागते नहीं हैं तो बहुत खुशी की बात है। हम बिल्कुल तैयार हैं। सही बात है कि मोदी जी ने जो पूरा वर्ष किया है और लगातार कोरोना पीड़ा के अंदर जब देश महामारी के गुजर रहा था, जिस प्रकार से हमने कदम उठाए हैं, उस कदमों की चर्चा होगी। चर्चा में मालूम पड़ेगा किसने क्या किया है, उसमें मालूम पड़ेगा रेमडेसिविर किसने पानी में बहाई है, उसमें मालूम पड़ेगा किसने एक्सपायर की है, वैक्सीन एक्सपायर की डेट की है, उसमें मालूम पड़ेगा वेंटिलेटर देने के बाद भी किसने नहीं लगाए हैं। ये सारी चीज़ें पर्दाफाश होगा। आखिर जो लोग कोरोना के कारण मरे हैं उसका गुनाहगार कौन है, ये जनता को मालूम होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस क्या करती है, किस पे खुश होती है, वैसे तो हमारा इनका आंतरिक मामला है। लेकिन कांग्रेस वेस्ट बंगाल में 44 से 0 पर आई, बहुत खुश हुई। कांग्रेस यूपी के अंदर लोकल बॉडीज के चुनावों में धराशायी होगी, बहुत खुश हुई। और आज पंजाब जैसे एक आध राज्य में उनकी सरकार चल रही है। आज पंजाब में भी कांग्रेस के अंतिम संस्कार के लिए 4 आदमी मिल गए हैं और 1 आदमी क्रिया करने के लिए मिल गया है। 5 आदमी। आखिर ऐसा क्या कारण है कि पंजाब को कि ने इतने बुरे काम कर रखे हैं, जन विरोधी काम कर रखे हैं, जिससे उनको 5 लोगों को संभालने के 5 लोगों की आवश्यकता पड़ी है। मुझे समझ में नहीं आता, सिद्धू जी जो कांग्रेस को कहा करते थे मुन्नी से ज़्यादा बदनाम हुई है, किस प्रकार से संभाल पाएंगे, किस प्रकार से जिसको राहुल गांधी को पप्पू बोला करते थे, पप्पू के नेतृत्व में कैसे काम करेंगे, पप्पू को कैसे समझा पाएंगे, पप्पू से क्या समझेंगे, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन 5 मुद्दे वहाँ पर बहुत ज़रूरी हैं जो कि कांग्रेस की नैया डुबोने के लिए काफ़ी हैं और जनता के साथ विश्वासघात किया है। नंबर 1, जो पंजाब की आत्मा है, दरबार साहब, जो गुरु ग्रंथ साहब, जो उसकी बेअदबी हुई है और बेअदबी जिन्होंने की है वो तो गुनाहगार है, लेकिन बेअदबी वालों को सज़ा ना देने वाले भी गुनाहगार हैं। दूसरा, युवाओं को नौकरी दे, घर घर नौकरी देने की इन्होंने बात की थी, लेकिन आज खाली 2 पूर्व अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं के बेटों को नौकरी। बुलेटिन में यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लंबे समय से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान संसद घेराव की चेतावनी दे चुके हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव ने मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी किसानों के साथ है और केंद्र सरकार की पुलिस किसानों को रोक रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। देखिए, देश का अन्नदाता कितने महीनों से देश की राजधानी के किनारे बैठा है और अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार कहने वाले देश के प्रधानमंत्री जी न उनकी सुन रहे हैं, न उनके मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश के किसानों का अपमान जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। अगर किसानों ने तय किया है कि वो पार्लियामेंट घेरेंगे तो उनको घेरना चाहिए और समाजवादी पार्टी
किसानों के साथ खड़ी थी। और दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है। अगर केंद्र सरकार में बैठे बड़े लोग जनरल डायर की भूमिका में हैं, तो पुलिस भी उसी जनरल डायर की सिपाही है। आजाद भारत में किसान अपनी बात नहीं रख पा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिन किसानों को अन्नदाता कहते हैं, उन अन्नदाताओं को राजधानी में आने से उनकी पुलिस रोक रही है। इससे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या क्या होगी? और इतनी क्रूर तो अंग्रेजी हुकूमत भी नहीं रही होगी जितनी क्रूर भाजपा की। क्योंकि हम आप सब लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया लड़ रही है, देश लड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि हर उस चीज पर प्रतिबंध लगना चाहिए जहां भीड़ इकट्ठा हो सकती है। जिस भीड़ से कोरोना की तीसरी लहर आने की ज्यादा संभावनाएं हैं, और मुझे लगता है कि सरकार निर्देश दे या न दे, ये हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है सबकी कि कोरोना से हमको आपको भी लड़ना है। क्योंकि तीसरी लहर आ जाएगी तो सरकारें फिर हाथ खड़ा कर देंगी। झेलना किसको है? परेशान किसको होना है? आम आदमी को होना है, हमको आपको होना है। तो हम तो अपील करेंगे सभी से कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार के जो निर्देश हैं वो, और खुद समझदारी के साथ बाहर निकलें, आए। वहीं कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना की तीसरी लहर बेहद घातक है, इसीलिए सभी को सचेत रहना होगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। अहम मुद्दे उस पे विभिन्न राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस इसमें सम्मिलित है, अलग नोटिस दिए हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, किसानों का बड़ा मुद्दा है, तो वो आज उठेंगे। और मुझे लगता है कि सरकार का जिस तरह का रवैया रहता है कि वो अपोजिशन से जो चर्चा कराना चाहते हैं उससे बचने का काम करती है। तो अगर सरकार बचती रही और अपोजिशन पार्टीज उसके लिए डिबेट के लिए इंसिस्ट करते रहे, तो जाहिर है कि हंगामा होगा और जो प्रोसीडिंग्स में व्यवधान। देखिए, किसानों ने जो पुलिस प्रशासन दिल्ली उससे वार्ता करके जो पार्लियामेंट के बाहर तो धरना देने का वो स्थगित कर दिया, और ये कहा कि हम जहाँ पर धरना प्रदर्शन होते रहते हैं सामान्यतः जंतर मंतर पे, वहाँ पर हम करेंगे। 200 लोग बैठेंगे और हर रोज 200 का बैच बैठेगा। तो एक अच्छा वाया मीडिया निकाला था। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने कहा कि बंगाल सरकार सीबीआई की जांच से बच रही है, और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। मैटर है, मुझे याद है इस कोरोना के नाम पर तमिलनाडु हाई कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था। बंगाल से ही वो जस्टिस गए हुए थे, तो एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि इन पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए। तो उस समय ये ऑब्जर्वेशन से बड़ी खुश हुई थी बंगाल की सरकार। आज क्यों दुखी हो रही है? आज क्यों सीबीआई की इंक्वायरी से बचने को है? तो उस समय हत्या का केस लगना चाहिए था। तो भुआ वैक्सीन पर हत्या, लोग मरे नहीं हैं, इसकी क्या गारंटी है? तो उन पर यह हत्या का मामला क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों महामान्य अदालत चुप बैठा हुआ है इसके ऊपर? क्यों नहीं उसको ऑब्जर्वेशन दे रहा है? एक ऑब्जर्वेशन आया कि क्यों चुनाव हुआ जिसके लिए बहुत सारे उस पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए इलेक्शन कमीशन पर, तो ये भी आना चाहिए था। आज सुप्रीम कोर्ट में बाध्य होकर जाना पड़ रहा है, कोई आदमी पीआईएल किया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। वसूली मामले में मंत्री पद गंवा चुके अनिल देशमुख के खिलाफ अब प्रवर्तन निदेशालय ने एक्शन शुरू कर दिया है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने प्रतिक्रिया दी है। अनिल देशमुख लापता है। गए अनेक दिनों से ईडी ने 3 समन भेजे, फिर भी अनिल देशमुख मिल नहीं रहे। मुंबई, काटोल, नागपुर सब जगह पर अटैचमेंट सर्चिस हुए हैं।
अनिल देशमुख है कहाँ। 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी और 100 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग ये सिद्ध हो चुका है। शरद पवार साहब, अनिल देशमुख को हाजिर करो। एनसीपी और शिवसेना में एक नया नाटक शुरू हो गया है। एनसीपी के नेता कह रहे हैं उद्धव ठाकरे जी ने, शिवसेना ने शरद पवार का आभार मानना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए कि 5 साल शरद पवार की कृपा से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मैं शिवसेना वालों को कहना चाहूंगा, अगर आभार मानना है, धन्यवाद देना है तो नरेंद्र मोदी जी को दो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर शिवसेना के विधायक और सांसद चुनकर आए हैं। वहीं लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी ने मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन पर जमकर तंज कसा और कहा कि ब्राह्मणों की पहली पसंद बीजेपी थी, है और रहेगी। और इसी के साथ ही हरीश द्विवेदी ने कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। प्रियंका गांधी हों या राहुल गांधी हों, उनके लिए चुनाव एक टूरिस्ट प्लेस है। अब चुनाव आ गया है तो उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर भ्रमण करेंगे, कुछ मंदिरों में ब्राह्मण बन करके जाकर के दर्शन भी करेंगे। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था तो ब्राह्मण बन गए थे, लोकसभा का चुनाव था ब्राह्मण बन गए थे। अभी केरला में वो जा कर के गिरजाघर में उन्होंने प्रार्थना की। तो समय समय पर वो अपना रूप बदलते रहते हैं। इस नाते देश की जनता ये समझती है कि इन लोगों के लिए चुनाव केवल एक पर्यटक स्थल के रूप में है, और जब चुनाव समाप्त हो जाता है फिर अपने काम में वो लोग लग जाते हैं। इस नाते लोग समझ रहे हैं अब किसी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार, हमारी सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार ये प्रयास करते हैं कि एक गुणात्मक चर्चा अब लोकसभा में होनी चाहिए। उसमें कुछ न कुछ चर्चा से अच्छी बात निकले जो देश हित में काम हो। तो उस दिशा में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हम विपक्ष के नेताओं से बातचीत करके कि विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर जो बिल आने वाले हैं उन बिलों पर ठीक से चर्चा हो, उसमें एक अच्छा रिजल्ट। कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है और कोरोना महामारी में हम कोई धार्मिक यात्रा अगर कर रहे हैं और उसके कारण कोरोना बढ़ने की संभावना है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार का जो निर्णय है वो अच्छा निर्णय है। और हिंदू जो भी धार्मिक संगठन है वो भी इस पर सहमत है। इस नाते हमारा लक्ष्य है कोरोना को समाप्त करना, और हमारे किसी कार्य के कारण अगर कोरोना बढ़ रहा है तो उसको रोकने का प्रयास, जिम्मेदारी भी हमारी है। पिछले 4 साढ़े 4 सालों में मायावती को न उत्तर प्रदेश की चिंता थी, न उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता थी। वो अपने घर में बैठ के आराम कर रही थी। रही ब्राह्मण की बात, चुनाव आ गया है। चुनाव के समय सारे राजनीतिक दल अलग अलग नारा दे करके, अलग अलग कार्यक्रम करके ये प्रयास करेंगे कि लोगों को भ्रमित किया जाए और अपने साथ जोड़ा जाए। रही ब्राह्मण को जागरूक करने की बात, तो ब्राह्मण आज से नहीं आदिकाल से जागरूक है, और ब्राह्मण हमेशा देश हित की बात सोचता है, राष्ट्रवाद की बात सोचता है। ब्राह्मण कोई व्यक्तिगत अपने लाभ हानि के लिए कभी नहीं सोचता। इस नाते मैं कह सकता हूं कि ब्राह्मण देश हित में जो भी पार्टी है, और देश हित की बात सबको पता है भारतीय जनता पार्टी करती है, तो भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक पसंद है। ब्राह्मण कभी झांसे में नहीं आता है। ब्राह्मण हमेशा देश हित की और राष्ट्रवाद की बात सोचता है, और जिसमें देश हित, जिस पार्टी के अंदर देश हित की बात नजर आती है, ब्राह्मण उसके साथ रहता है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में रहेगा, और आने वाले समय में हमको केवल सत्ता में भागीदारी के लिए ब्राह्मण काम नहीं करता, बल्कि देश को और समाज को एक करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए काम करता है। उस दिशा में भारतीय। वहीं बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने सदन में विपक्ष के मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी, और इस दौरान उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी अपना बयान दिया। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, जहाँ तक ऑपोजिशन का सवाल है, हम किसी भी मुद्दे से कतराते नहीं हैं, घबराते नहीं, इसलिए कि ये वो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जिसने देश हित में काम किया है, देश के लोगों के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए काम किया। और हमने जो काम किया, आत्मनिर्भर पैकेज इतने जो इस असाधारण समय, जो कोविड का समय जा रहा है, जिस तरह से मैनेज किया है, वो अपने आप में एक एग्जाम्पलरी है। ऐसे में
अगर वो सवाल उठाते हैं तो उसका तो हमने बराबर कहा, हम हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें अपने गरिमा में झांक के देखिए कि जब महामारी के समय देश के हर पॉलिटिकल, उसमें बसपा भी शामिल है, जिसके कार्यकर्ता घर में बंद थे, वही एक भारतीय जनता पार्टी जिसके कार्यकर्ता पूरे देश में घर से निकल के लोगों की सेवा कर रहे थे। तो जनता भी जानती है कि आप मेवा खाने में ज़्यादा जो आपकी रुचि है, सेवा में रुचि नहीं। और ये देखिए, पहले तो अपनी पार्टी की ही जो जनाधार है पहले थी, उसको बचा लें तो अच्छी बात होगी। अब उनके पार्टी का जनाधार ख़त्म हो गया, लोगों ने उनका देख लिया है तौर तरीका, रवैया, और किस तरह से उन्होंने जो है शासन, जब मैं रही शासन में तो किस तरह का तौर तरीका रहा, रवैया रहा। अब वहाँ की जनता बहुत अच्छे से भली भांति जानती है उनको, और वहाँ के हर कम्युनिटी जात पात से उठ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से लोगों की सेवा की है, उसी तरह से आगे भी सेवा करने का ज़रूर मौका देगी, ऐसा मेरा। देखिए, हम बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं और मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन पार्टी जो हैं वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपील को समझेंगे और सार्थक चर्चा करने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि अगर कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे तो देश के हित में फैसला होगा, देशवासियों के हित में फैसला होगा, और जो प्रोडक्टिविटी है जो पार्लियामेंट की, जिसके लिए पार्लियामेंट में सारे लॉ मेकर्स आते हैं, वो प्रोडक्टिविटी को मेंटेन। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।